हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 19 करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिकथन परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रसूति, देखभाल परिचर्या और पालन पोषण। तर्क है दोस्तों, बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए, परिवार का प्रारंभिक कार्य क्या है? बालक की प्रसूति, देखभाल और पालन पोषण करना है। ये सही है। क्यों दोस्तों? यहाँ पे रीज़न भी बता रहा है कि बच्चों का पालन पोषण समाज की क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये भी सही है। मूलभूत आवश्यकता है, ये भी क्या है? सही है। तो ये इसका जो है सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? सही है मगर आर गलत है। बी है, ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ परिवार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कुछ। परिवार जो है दोस्तों, फैमिली जो है, फैमिली लैटिन शब्द से, इस शब्द के किस शब्द से लिया बना है दोस्तों? तो वो है फैमुलस। लैटिन शब्द के फैमुलस से बना है फैमिली जो है दोस्तों। और जो है अगर पूछे रोमन शब्द के किससे बना है, तो रोमन शब्द के फैमिलिया से बना है। ठीक है, फैमिलिया से बना है। लैटिन शब्द के पूछे तो फैमुलस से और रोमन के फैमिलिया से। ठीक है, और जो है फैमुलस जो है शब्द दोस्तों, एल्मर की पुस्तक है, उसका नाम क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ये एल्मर की दोस्तों पुस्तक है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली है, जिसमें जो है इन्होंने जो है फैबुलस शब्द का जो है प्रतिपादन किया है। ठीक है, एल्मर की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ये एल्मर की पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने जो है फैमिली शब्द, जो लैटिन शब्द फैमुलस से बना है, इसमें फैमुलस का इसमें जो है प्रतिपादन किया है। फैमुलस शब्द का सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो साथ में इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ए है पितृसत्तात्मकता, बी है अंतर्विवाह, सी है सोपान, डी है समानता। तो इसमें से दोस्तों हमें देखना है, आगे देखते हैं इसमें से कौन सी विशेषता जो है हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी है। तो कौन सी है दोस्तों? यहाँ देख लीजिए, पितृसत्तात्मकता, अंतर्विवाह, सोपान, समानता। तो कौन सी हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? एक अंतर्विवाह देखने को मिलता और एक सोपान। उसमें जो है अंतर्विवाह और सोपान। आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है? ए है परिवार, बी है विवाह, सी है नातेदारी, डी है धर्म। तो कौन सी संस्था है, सामाजिक संस्था दोस्तों, जो यौन संबंधों का जो नियमितता और वैधता प्रदान करती है? तो वो है विवाह। कौन है? विवाह है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों परिवार के कुछ जो है डिफिनेशंस है दिए हैं कुछ समाजशास्त्रियों ने, उसको हम लोग देख लेते हैं। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक इकाई है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है दोस्तों इलियट और मैरिल का है। किसका है? इलियट और मैरिल ने दिया है कि परिवार जो है पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक इकाई है। और दोस्तों पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है बोगार्ड्स का। किसका है? बोगार्ड्स का जो है ये स्टेटमेंट है कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। और जो है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है मर्डॉक का है। किसका है? मर्डॉक का है। इन्होंने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। मर्डॉक ने कहा है। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तो इसकी उसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर। मर्डॉक की पुस्तक का नाम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है। मर्डॉक की पुस्तक का नाम है
कब दिया था? 1949 में इनकी पुस्तक आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है और दोस्तों 2-3 जो है डिफिनेशंस है, देख लेते हैं। परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। किसने कहा है? परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका और प्राथमिक पाठशाला किसने कहा है? तो वो कूले ने कहा है। किसने कहा है? कूले ने कहा है। दूसरा है परिवार का कानूनी आधार विवाह है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है लूसी मेयर का है। लूसी मेयर का है। और साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का या एक से अधिक बच्चों के साथ अस्थायी संबंध होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो यह है गिलबर्ट का। किसका है? गिलबर्ट का है। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ए है जीपी मर्डॉक ने, बी है AR ब्राउन ने, सी है बी मैलिनोवस्की ने, डी है LH मॉर्गन ने। तो नातेदारी को वर्गात्मक और वर्णात्मक रूप से किसने वर्गीकृत किया है? तो वो है मॉर्गन ने। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मॉर्गन ने किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? ए है लीला दुबे, बी है शोभिता जैन, सी है IP देसाई, डी है इरावती कर्वे ने। तो किसने किया था ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली और नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन दोस्तों? तो वो है इरावती कर्वे ने किया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इरावती कर्वे ने किया था। इनकी एक पुस्तक भी है, भारत में नातेदारी संगठन। इनकी एक कृति है दोस्तों, इरावती कर्वे की। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? ए है 340 ए, बी है 341, सी है 342, डी है 365 4। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो वो है आर्टिकल 340(1) जो है ये है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। कौन सा जो है? 340(1). ठीक है, राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है। ए है लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, बी है धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, सी है समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी है समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? तो वो है आंसर ए हो जाएगा, लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, ये हो जाएगा। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 संबंधित है। आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 है। 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 19, जिसमें और भी आर्टिकल्स आते हैं जिसके अंदर उप है। और ठीक है दोस्तों, तो साथ में इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो बताया है मैंने उसको याद रखिएगा आप लोग। धाड़ी विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? और विश्व संरक्षण कूटनीति। तीसरा है विश्व पर्यावरण आयोग। चौथा है वैश्विक 2000 आयोग। तो इसका सन के अनुसार दोस्तों इसको कौन जो है पहले हुआ था उस क्रम में हमें इसको व्यवस्थित करना है। क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। विश्व संरक्षण कूटनीति 1980 में हुआ था। 1980 में हुआ था। विश्व पर्यावरण आयोग 1987 में बना था। 1987 में।
और वैश्विक 2000 आयोग 2000 में, कब 2000 में बना था वैश्विक 2000 आयोग। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन ये 1972 में, ये 1980 में, ये 1987 में, वैश्विक 2000 में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन सा हुआ है, तो यहाँ पे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन फर्स्ट पे आएगा, और सेकंड पे क्या आएगा 1980 आएगा, सेकंड आएगा, और विश्व पर्यावरण आयोग 1987 में थर्ड आएगा, ऐसे ही क्रम से फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। ए है 1999 में को, बी है 2001 को, सी है 2005 को, डी है 1998 को। तो किसको महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों, वो है 2001 को जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। अगर ये पूछे कि इम्पावरमेंट जो है शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था, इम्पावरमेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, तो वो किया था गीता सेन एंड करण ग्राउने ने किया था। किसने किया था, करण ग्राउने ने किया था। सबसे पहली बार एम्पावरमेंट शब्द का प्रयोग गीता सेन और करण ग्राउने ने किया था। इनकी पुस्तक है, क्या है, इनकी पुस्तक किस में किया था, तो 1987 में इनकी पुस्तक विकास संकट और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य इनकी पुस्तक का नाम, क्या है 1987 में इनकी पुस्तक विकास संकट और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एम्पावरमेंट शब्द का प्रयोग किया था, गीता सेन ने और करण ग्राउने ने। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड था इसीलिए मैंने उसे बता दिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। वह समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया है। ए है ई दुर्खीम ने, बी है अर्नाल्ड टाइनबी ने, सी है ई ए रॉश ने, डी है के डेविस ने। तो कौन से समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन किया का विषय बनाया दोस्तों, तो वो है ई ए रॉश ने जो है सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, रॉश ने ही किया था। और इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कंट्रोल, इनकी पुस्तक का नाम भी है दोस्तों सोशल कंट्रोल, इनकी पुस्तक का नाम भी है, जो इन्होंने 1901 में जो प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक भारतीय महिला की 2010 आरडीए के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता है। ए है 21 मिलीग्राम, बी है 35 मिलीग्राम, सी है 17 मिलीग्राम, डी है 26 मिलीग्राम। तो कितना है दोस्तों, आरडीए 2010 के अनुसार जो है 2010 के अनुसार जो है कितना है, तो वो है 21 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन जो है पर डे जो है लौह तत्व की आवश्यकता होती है। कितनी, 21 मिलीग्राम आरडीए 2010 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, 2010 के अनुसार आरडीए 2010 के 21 मिलीग्राम। अगर पूछे आरडीए 2020 के अनुसार कितना है, ये जो दोस्तों जो सामान्य महिला है उसके लिए, चाहे सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या हैवी वर्कर हो, इन तीनों के लिए जो है 29 मिलीग्राम पर डे जो है लौह तत्व की आवश्यकता होती है। अगर पूछे लैक्टेशनल वुमेन को कितनी होती है, तो लैक्टेटिंग वुमेन को दोस्तों प्रतिदिन जो है आरडीए 2020 के अनुसार कितनी होती है, 23 मिलीग्राम पर डे होती है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, आरडीए 2020 के अनुसार दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन की कितनी होती है, तो होती है 40 मिलीग्राम पर डे होती है। ठीक है दोस्तों, लौह तत्व की आवश्यकता। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये सब आरडीए 2020 के हिसाब से बताया। ठीक है, यहाँ पे आरडीए 2010 के अनुसार जो है कितना है सामान्य महिला को, तो 21 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक आवश्यक वसी अम्ल है। ए है अर्जिनिन, बी है सेफेलिन, सी है सेरेब्रोसाइट्स, डी है स्टेरॉल। तो एक आवश्यक वसी अम्ल
कौन सा है इसमें दोस्तों? तो मैंने आप सबके को बताया था कि 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 जो है इसेंशियल होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं। जो इसेंशियल के मैंने जो है ट्रिक बताए थे याद करने के, जितने भी, अगर आप इसेंशियल याद रखेंगे तो आपको जो है नॉन इसेंशियल जो है अपने आप पता चल जाएगा कि ये नॉन इसेंशियल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सी इसेंशियल है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ट्रिक है दोस्तों, ये इसेंशियल क्या है दोस्तों? PTV में हिल के, ये इसेंशियल जो है अमीनो एसिड है दोस्तों। ये ट्रिक से से आइसोल्यूसिन और अर्जिनिन होता है। आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, P से फिनालानिन होगा, T से थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन होगा, V से वैलिन होगा, M से मिथियोनिन होगा, ही से हिस्टिडीन होगा, ल से ल्यूसिन और लाइसिन होंगे। ठीक है दोस्तों, 2 होंगे, ल से ल्यूसिन और लाइसिन होंगे। तो यहाँ पे 10 हो गए ना दोस्तों, 10 हो गए। तो ये जो है ये इसेंशियल एमिनो एसिड है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई दोस्तों कि कौन सा इसमें आवश्यक वसी अम्ल है, तो वो है अर्जिनिन। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12 का आंसर ए हो जाएगा। अर्जिनिन जो है आवश्यक वसी अम्ल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? ए है कार्बोहाइड्रेट की, बी है प्रोटीन की, सी है वसा की, डी है विटामिन की। तो जैविक मूल्य का प्रयोग दोस्तों किसकी गुणवत्ता के माप के लिए किया जाता है? तो वो है प्रोटीन की। आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोटीन की। मैंने प्रोटीन के बारे में बताया था दोस्तों। जो है प्रोटीन जो होते हैं, एक जो है वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया गया है। एक जो होता है गुणवत्ता के आधार पर किया गया है, और एक गुणवत्ता के आधार पर किया गया है, और जो है और दूसरा जो है प्राप्ति के आधार पर किया गया है, और एक जो है घुलनशीलता या भौतिक गुण के आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, भौतिक गुण के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर जो है 3 प्रकार से किया गया है। एक उच्च कोटि का या पूर्ण प्रोटीन होता है, उच्च कोटि या पूर्ण प्रोटीन होता है। दूसरा जो है मध्यम कोटि का या फिर आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है, या निकृष्ट कोटि का या फिर अपूर्ण प्रोटीन होता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो उच्च कोटि का प्रोटीन होता है वो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे अंडा, मांस हो गए। और जो आंशिक पूर्ण या जो है मध्यम कोटि के होते हैं वो जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जो उच्च वाले होते हैं दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए इसे उच्च कोटि का प्रोटीन कहते हैं। जो मध्यम होता है वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ ही अमीनो एसिड होते हैं, तो इसलिए इसे मध्यम कहते हैं। और जो अपूर्ण या निकृष्ट कोटि का होता है, इसमें एक भी अमीनो एसिड नहीं होता है, इसलिए जो है ये निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हरी सब्जियां आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, यही पूछ रहा है कि जैविक मूल्य का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो प्रोटीन के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। कार्बोज का कार्य है, ए है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, बी है ऑक्सीजन का परिवहन, सी है हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बोज का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना होता है। अगर कार्बोज हम नहीं कार्बोज का प्रयोग जो है अपने खाने में नहीं करेंगे, तो जो प्रोटीन का जो मेन कार्य होता है वो उसे न करके जो है ऊर्जा प्रदान करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, जो कि कार्बोज को करना चाहिए। ये अपना प्रोटीन जो है अपना मुख्य कार्य न करके जो है कार्बोज का जो है कार्य करने लगेगा ऊर्जा देने का। अब प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हड्डियों की टूट फूट की मरम्मत करना होता है, ये प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। मौखिक पोलियो टीका है, ए है मृत टीका, बी है इम्यूनोग्लोबुलिन, सी है एंटीवायरल, डी है ए और बी दोनों। तो मौखिक पोलियो टीका कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे टीका कैसा होता है? तो ये मृत टीका होता है और ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए है प्राप्त साधन की कीमत, बी है आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, सी है स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति, डी है उपरोक्त सभी।
तो पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन है दोस्तों? प्राप्त साधन की कीमत भी होती है, आधारभूत उद्देश्य व मूल्य भी होते हैं, और स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति। यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। विवाह है, ए है सार्वभौमिक संगठन है, बी है सार्वभौमिक संस्था है, सी है सार्वभौमिक समाज है, डी है सार्वभौमिक समुदाय है। तो विवाह क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो है परिवार को भी सार्वभौमिक संस्था किसने कहा है? मर्डॉक ने कहा है। तो वे विवाह को जो है सार्वभौमिक, एक क्या है? विवाह भी क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। और जो है बोगार्डस ने के अनुसार दोस्तों, बोगार्डस के अनुसार विवाह क्या है? विवाह जो है स्त्री और पुरुष का, स्त्री एंड पुरुष का जो है पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने को ही विवाह कहा है। किसने? बोगार्डस ने कहा। बोगार्डस ने कहा है इस विवाह जो है स्त्री और पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश है। ठीक है दोस्तों, ये बोगार्डस ने कहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? ए है कार्ल मैनहीम ने, बी है लेपियर ने, सी है चार्ल्स कूले ने, डी है लैंडिस ने। तो चेतन अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है दोस्तों? तो वो किया है कूले ने किया है। किसने किया है? कूले ने किया है। कार्ल मैनहीम ने किसका किया है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का किया है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष का। ठीक है, लेपियर ने किसका किया है? तो लेपियर ने दोस्तों किया है सत्तावादी एंड लोकतंत्रवादी जो है सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी है आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ए है NK दत्ता, बी है CH फुले ने, सी है GS घुरिये ने, डी है रजनी कोठारी ने। तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है? तो वो है रजनी कोठारी ने लिखा है। किसने लिखा है? रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर तो घुरिये की कौन सी पुस्तक है दोस्तों? इनकी है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है ये घुरिये की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है ये घुरिये की पुस्तक है, और रजनी कोठारी की पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स ये रजनी कोठारी की पुस्तक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी का, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है GS घुरिये का है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कारण हो सकता है? ए है परिवार नियोजन कार्यक्रम, बी है शिक्षा का बढ़ता प्रचार प्रसार, सी है निम्न जन्म दर का होना, डी उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या नियंत्रण का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसके लिए चलाया गया है, शिक्षा का बढ़ता प्रचार प्रसार भी होता है, निम्न जन्म दर का होना भी। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? ए है डाल्टन ने, बी है माल्थस ने, सी है एडविन केनन ने, डी है सिजविक ने। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है, तो वो किसने कहा था दोस्तों? तो वो है एडविन केनन। आंसर क्या हो जाएगा? सी, एडविन केनन है। इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या का प्रति व्यक्ति अधिकतम आय के बारे में बात की थी, और जिसका समर्थन किसने किया था, इसकी सहमति जताई थी डाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे प्रति व्यक्ति अनुकूलतम जनसंख्या में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात किसने की है? तो अधिकतम उत्पादन की बात की है दोस्तों, अधिकतम उत्पादन की बात की है रॉबिन्सन ने की है। किसने की है? रॉबिन्सन ने की है। और जो है अधिकतम अनुकूलतम जनसंख्या में प्रति व्यक्ति अधिकतम कल्याण की बात किसने की है? तो वो है
सॉन्डर्स ने की है। किसने की है? कार्ल सॉन्डर्स ने की है। दोस्तों ये लिखावट तो समझ में ज़्यादा नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन जो है जो मैं बोल रही हूँ उससे आप लोग जो है सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछे अनुकूलतम जनसंख्या में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात किसने की है? रॉबिन्सन ने की है। और अनुकूलतम जनसंख्या में प्रति व्यक्ति अधिकतम कल्याण की बात किसने की है? तो कार्ल सॉन्डर्स ने की है। और एक यहाँ पे दिया ही है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये एडविन केनन ने कहा है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, एडविन केनन ने। माल्थस किससे संबंधित है? तो जनसंख्या सिद्धांत दिया है माल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? ए है महात्मा गांधी ने, बी है विनोबा भावे ने, सी है जयप्रकाश नारायण ने, डी है राम मनोहर लोहिया ने। तो अंत्योदय शब्द का प्रयोग किसने किया है दोस्तों? तो वह है विनोबा भावे ने किया है। सबसे पहली बार किसने किया था? विनोबा भावे ने किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है? ए है कानून द्वारा नियंत्रण, बी है धार्मिक नियंत्रण, सी है न्यायालय द्वारा नियंत्रण, डी है शिक्षा द्वारा नियंत्रण। तो इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है? तो वो है शिक्षा द्वारा नियंत्रण को। आंसर क्या हो जाएगा? डी, शिक्षा द्वारा नियंत्रण को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया है? ए है बाहरी जाति, बी है अनुसूचित जाति, सी है दलित जाति, डी है अछूत जाति। तो 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया है दोस्तों? तो वो है बाहरी जाति, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाहरी जाति। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ए है 21, बी है 27, सी है 22, डी है 28। तो यहाँ पे किसके आरक्षण की बात कर रहा है दोस्तों? तो पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है दोस्तों। आरक्षण की बात कितने प्रतिशत है? तो 27% जो है आरक्षण की दिया गया है, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए। अगर पूछे पिछड़े वर्गों के लिए दोस्तों 2 आयोग भी बन गए हैं इनके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए 2 आयोग बने हैं अब तक। कौन कौन से हैं? तो एक काका कालेलकर आयोग बना है, काका कालेलकर आयोग बना है, और एक है वीपी मंडल आयोग बना है, ठीक है दोस्तों। एक जो है मंडल आयोग बना है, एक मंडल आयोग बना है। तो काका कालेलकर आयोग कब बना था? तो 1953 में। और वीपी मंडल आयोग कब बना था? तो 1978 में बना था, ठीक है। 1978 में वीपी मंडल आयोग और काका कालेलकर 1953 में बना था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी है, 27% जो है आरक्षण प्रदान किया गया है बैकवर्ड के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है अनेक। तो निर्धनता मापन के लिए कितने आधार है दोस्तों? तो 2 आधार हैं। कितने हैं? 2 है। शेपर्ड और वाश के अनुसार जो है दोस्तों 2 है। शेपर्ड और वाश के अनुसार इन्होंने क्या है? एक पूर्ण निर्धनता है, पूर्ण निर्धनता, और दूसरा क्या है? सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता में क्या होता है? जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। वो मूलभूत आवश्यकता है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वो पूर्ण निर्धनता में आएगा। और जिसके पास ये होते हैं और किसी की तुलना करने के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कोई चीज़ उसके पास कम होती है तो उसे सापेक्ष निर्धनता कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है केरला, डी है मिजोरम। तो कौन सा है दोस्तों राज्य जो है मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? तो वह है बी, पंजाब, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, पंजाब। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? ए है परम निर्धनता, बी है सांस्कृतिक निर्धनता, सी है व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता, डी है बाह्यता मूलक निर्धनता। तो क्या कह रहा है? निर्धनता कौन सी निर्धनता? कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है। अभी बताया जो मूलभूत आवश्यकता या बुनियादी जो संसाधन की कमी जब होती है तो वहाँ पे क्या होती है? परम निर्धनता या पूर्ण निर्धनता होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, परम निर्धनता।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया है? ए है ऑगस्ट कॉम्टे ने, बी है बेंजामिन कीड ने, सी है एल.टी. हॉबहाउस ने, डी है टालकाट पार्सन्स ने। तो उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच किसने बताया है दोस्तों? तो वो है ऑगस्ट कॉम्टे ने। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया है, और इन्होंने ही जो है समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया है दोस्तों? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था। कब? 1838 में। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑगस्ट कॉम्टे ने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? ए है धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, बी है नियंत्रण का सिद्धांत, सी है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, डी है संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो सीखने का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे नियंत्रण का सिद्धांत जो है सीखने का सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा? बी, नियंत्रण का सिद्धांत। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? ए है जूलियन स्टीवर्ट, बी है ए काम्टे, सी है के मार्क्स, डी है सेंट साइन। तो सामाजिक परिवर्तन के कौन से जो है विचारक इसमें से अलग है दोस्तों, जो नहीं आते हैं? तो वो है जूलियन स्टीवर्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए, जूलियन स्टीवर्ट। मैंने बताया था कि ये जो है जूलियन स्टीवर्ट और लेस्ली वाइट जो है, लेस्ली वाइट और जूलियन स्टीवर्ट जो है, ये दोनों लोग क्या है? नव उद्विकासवादी में आते हैं। ठीक है, नव उद्विकासवादी हैं, जो नव उद्विकासवादी समाजशास्त्री हैं दोस्तों, लेस्ली वाइट और जूलियन स्टीवर्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, काम्टे जो है ये सामाजिक परिवर्तन में आते हैं, मार्क्स भी आते हैं, सेंट साइन में आते हैं। कौन नहीं आता? ए, जूलियन स्टीवर्ट जो है नहीं आते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इस सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक हैं? ए है लेनिन, बी है कार्ल मार्क्स, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, डी है ऑगस्ट कॉम्टे। तो परिवर्तन क्रांति के द्वारा है आता है, ये किसने कहा है दोस्तों? किसने कहा है कि परिवर्तन जो है क्रांति के द्वारा आता है? तो किसने? आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्ल मार्क्स ने कहा। क्या किसने कहा परिवर्तन जो है क्रांति के द्वारा आता है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा। और ये जो है वर्ग संघर्ष से संबंधित है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है। ठीक है, और भी लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? क्रोजर और डेरेन ड्वार्फ आते हैं। ठीक है दोस्तों, डेरेन ड्वार्फ आते हैं, क्रोजर और डेरेन ड्वार्फ आते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा, परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, ये इसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? ए है कार्ल मार्क्स ने, बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी है ओ स्पेंगलर ने, डी है ई.टी. टायलर ने। तो किसने किया है दोस्तों 8 संस्कृतियों का अध्ययन जो है विश्व की? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्पेंगलर ने किया है। आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर सी हो जाएगा, स्पेंगलर ने किया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है इनकी पुस्तक का नाम है। कब दिया था? 1908 में जो है, 1908 में द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक इन्होंने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो स्पेंगलर जो है इन्होंने ही क्या है 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था स्पेंगलर ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं? ए है उद्विकास, बी है आंदोलन, सी है प्रगति, डी है विकास। तो क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर सी हो जाएगा, प्रगति कहते हैं योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? ए है प्रोटीन, बी है ऊर्जा, सी है लौह तत्व, डी है प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों से। तो मैरास्मस किससे होता है दोस्तों? तो डी हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से क्या होता है? मैरास्मस होता है। और प्रोटीन की कमी से केवल पूछे तो क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन और प्लस ऊर्जा की दोनों की कमी से मैरास्मस होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वाइन फ्लू फैलता है? ए है H1N1 से, बी है N2H2 से, सी है N2N1 से, डी है H1N2 से। तो स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? तो ए हो जाएगा H1N1 से फैलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है।
परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, किसका प्रभाव है? ए है औद्योगिकरण का, बी है व्यक्तिवादिता का, सी है उच्च शिक्षा का, डी उपरोक्त में से सभी का। तो परिवार का आजकल स्वरूप किसके कारण जो है तेजी से बदल रहा है दोस्तों? तो वो है व्यक्तिवादिता के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? बी व्यक्तिवादिता के कारण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है। ए है सामाजिक अपेक्षाएं, बी है संस्कृति, सी है सीखना, डी है प्रेरणा। विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो ए हो जाएगा आंसर, ए सामाजिक अपेक्षाओं के द्वारा। ठीक है, सामाजिक अपेक्षाएं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है दोस्तों? भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ए है 1950 में, बी है 1952 में, सी है 1953 में, डी है 1955 में। तो भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था 1952 में। आंसर क्या हो जाएगा? बी 1952 में सबसे पहली बार भारत में ही शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। ए है 8 से 9 के बीच, बी है 5.5 से 6.5 के बीच, सी है 5.5 से कम, डी है 6.5 से 7.8 के बीच। तो दांत क्षय तब शुरू होता है जब पीएच कितना होता है मुंह का दोस्तों? तो 5.5 से कम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5.5 से क्या होता है? कम होता है, तब जो है दांत क्षय शुरू होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में गर्भाशय किसकी तरह दिखता है? ए है स्मॉल यूनराइप पियर से छोटा, अधपक्का नाशपाती के जैसा, बड़ा संतरा के जैसा, अंगूर के आकार के जैसा, क्रिकेट गेंद के जैसा। तो किसके जैसा दिखता है दोस्तों? तो लार्ज ऑरेंज के जैसा। आंसर क्या हो जाएगा? बी लार्ज ऑरेंज, या बड़ा संतरा के जैसा दिखता है, या फिर टेनिस बॉल की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? टेनिस बॉल की तरह दिखता है, या बड़ा संतरा कह लें या टेनिस बॉल की तरह। 8वें सप्ताह में, ये याद रखना, 8वें सप्ताह में गर्भाशय जो है टेनिस बॉल या बड़े संतरे के जैसा दिखता है। ठीक है, 8वें सप्ताह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली मंद ध्वनि किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए है द्रव्यमान, बी है तरल पदार्थ, सी है हड्डी, डी है हवा। तो छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली मंद ध्वनि किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो वो है द्रव्यमान की। आंसर क्या हो जाएगा? 42 का ए, द्रव्यमान की उपस्थिति के कारण सुनी जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है। संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना कहलाता है। ए है मेनोरेजिया, बी है डिस्पेरियूनिया, सी है डिस्मेनोरिया, डी है मेनोपॉज। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो डिस्पेरियूनिया कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी डिस्पेरियूनिया कहते हैं। मेनोरेजिया क्या होता है? जब जो है पीरियड्स के दौरान क्या होता है? भारी रक्तस्राव होता है, तो उसे मेनोरेजिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया क्या होता है? जो पीरियड्स क्या होता है? अनियमित नहीं होता है, थोड़ी रुक के होता है, एक नियमित नहीं होता, तो डिस्मेनोरिया कहते हैं। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है अस्थायी रूप से जो है पीरियड्स का बंद होना क्या है? मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। गर्भाशय में बैंडल रिंग आमतौर पर किसके दौरान होती है? ए है अवरोधित प्रसव, बी है प्लेसेंटा प्रीविया, सी है गर्भाशय का उल्टा होने पर, डी है सामान्य प्रसव। तो गर्भाशय में बैंडल रिंग आमतौर पर किसके दौरान होती है? तो वो है अवरोधित प्रसव के दौरान। आंसर क्या हो जाएगा? ए अवरोधित प्रसव के दौरान। प्लेसेंटा प्रीविया जानते ही हैं, कई बार बताया है मैंने। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जो है प्लेसेंटा क्या करता है? सर्विस के द्वार को जो है ढक लेता है जब, तो उसे ही प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, आगे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। थेरब्लिंग्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ए है प्रांग ने, बी है गिलब्रेथ ने, सी है डनमान डब्ल्यू रॉस ने, डी है मुंडल ने। तो थेरब्लिंग्स शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? वो किया था गिलब्रेथ ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी गिलब्रेथ ने किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना है? ए है हेरनस्टीन ने, बी है इवान पावलोव ने, सी है स्किनर ने, डी है प्रक्षेपण ने। तो शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना है? इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया है दोस्तों। तो वो इवान पी पावलोव ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी इवान पी पावलोव ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है।
बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? ए है शिक्षा समस्या का, बी है स्वास्थ्य समस्या, सी है आवास समस्या, डी है यौन उत्पीड़न समस्या। तो किसका पूर्ण रूप से उन्मूलन होना चाहिए दोस्तों? तो डी हो जाएगा यौन उत्पीड़न समस्या का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। ए है चावल, बी है आटा, सी है घी, डी है आलू। तो क्या खरीद लेना चाहिए दोस्तों फसल के समय ही? तो ए हो जाएगा चावल को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन में परिणत होता है। ए है उत्परिवर्तन, बी है गुण, सी है चक्र, डी है कोशिका। तो परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों? परिणत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी कोशिका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय कितना होता है? ए है 10 से 12 साल, बी है 12 से 15 साल, सी है 11 से 17 साल, डी है 8 से 12 साल। तो प्रारंभिक किशोरावस्था की अवस्था कितनी होती है दोस्तों? तो वो है बी हो जाएगा आंसर, 12 से 15 साल होती है। ठीक है, 12 से 15 साल जो है प्रारंभिक किशोरावस्था का समय होता है। और उस तरह जो है अभी देखते हैं तो 12 से 16 और उत्तर जो किशोरावस्था होती है वो 17 से 18 मानी जाती है। ठीक है, तो हम नियर अबाउट देखेंगे इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 12 से 15 साल तक। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।